माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर 6 है ऊतक, मतलब टिश्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी पौधे और कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मतलब जो उनके मौलिक कार्य हैं, मतलब दैनिक कार्य जो हैं, वो एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, है ना, और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। मतलब जो विशेष कोशिकाएं होती हैं वो विशेष कार्य करती हैं, और प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के अलग अलग समूहों के द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक मतलब विशिष्ट कार्य, स्पेसिफिक कार्य को ही बहुत अधिक दक्षता पूर्वक पूरा करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि मनुष्यों में पेशीय कोशिकाएं फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, है ना, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है ना। और पौधों में वाहक नलियों से संबंधित जो भी कोशिकाएं हैं वो भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन भी होता है ना। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, हमेशा एक समूह में होती हैं। ओके, इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है ना। और कोशिकाओं का ये जो समूह है वही क्या कहलाता है, तो वही ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, मतलब टिश्यू कहलाता है। और ये ऊतक मतलब बहुत अधिक दक्षता के साथ कार्य करने के लिए कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि रक्त है, फ्लोएम और पेशी ऊतक इसके एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6.1 का क्या है इसमें देखते हैं। तो इसमें है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम मतलब जो अलग अलग प्रकार के ऊतक हैं उनकी संरचना और उनके कार्यों की तुलना करते हैं। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं, क्या दोनों एक समान कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। कैसे, तो पौधे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते, लेकिन अधिकांश ऊतक उनमें सहारा देने वाले होते हैं और पौधों को जो उनमें संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, और ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। किनको, पौधों को, और उनमें मतलब उनको कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दूसरी ओर देखें तो जंतु क्या करते हैं, तो वो भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं, है ना, और ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, पौधों के अधिकांश ऊतक क्या होते थे, मृत होते हैं, है ना, जबकि जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के मतलब जो उनमें वृद्धि होती है उसके प्रतिरूप में एक और भिन्नता है ना। तो पौधों की वृद्धि कैसे होती है, तो कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ठीक है, और ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक मतलब उनके ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। कैसे, तो वृद्धि या विभोज्यतक, है ना, विभोज्योतक कहा जाता है जिसको, तथा स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि
मतलब बहुत अधिक एकरूप होती है ना। इसलिए जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। जैसे कि अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में बहुत अधिक विशिष्ट और सीमित होता है, ठीक है। और यही मूल अंतर जीवधारियों को दो महत्वपूर्ण समूहों में जीवन यापन के अलग अलग तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में, है ना। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व और दूसरी ओर जंतु के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास के लिए अलग अलग प्रकार से जो होते हैं अनुकूलित होते हैं, ठीक है। और जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं 6.2 पादप ऊतक। 6.2 का फर्स्ट है विभोज्योतक। पादप ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर में हम विभोज्योतक के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है ना। और ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होती है ना। ऐसे ऊतकों को ही विभोज्योतक कहा जाता है, ठीक है। मतलब विभोज्योतक को ही मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऊतक एक विभाज्य ऊतक है और यह पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वी तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हम डायग्राम में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये विभोज्योतक किस भाग में स्थित है? विभोज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें किसमें शीर्षस्थ विभोज्योतक और कैम्बियम या पार्श्वी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये पार्श्वी विभोज्योतक, इसी को कैम्बियम भी बोला जाता है, ठीक है। और अंतर्विष्ट विभोज्योतक भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, विभोज्योतक के द्वारा तैयार की गई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोज्योतक की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं तो इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक पौधे का तना है, मान लो नया तना, तो इसके शीर्ष वाले भाग में शीर्षस्थ विभोज्योतक, अंतर्विष्ट मतलब अंदर वाले भाग में, और ये पार्श्व मतलब लेटरल साइड में पार्श्व विभोज्योतक होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्ररोह, कोई भी प्ररोह होता है पौधे का तना जिसको बोलते हैं, तो उसके शीर्षस्थ विभोज्योतक उसमें कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं और उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तने की जो परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक, है ना, कैम्बियम के कारण होती है, ठीक। और अंतर्विष्ट विभोज्योतक, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये जो देख रहे हो आप अंतर्विष्ट विभोज्योतक, ये पत्तियों के आधार भाग पर या टहनी के इंटरनोड, पर्व बोलते हैं इसको, इंटरनोड भाग के दोनों ओर उपस्थित होता है, ठीक है। और इस ऊतक की कोशिकाएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। इसके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, ठीक है। इसके पास रसधानी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, क्या हम सोच सकते हैं कि इसके पास रसधानी क्यों नहीं होती? तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। अब 6.2 का 2 है स्थायी ऊतक। तो फ्रेंड्स, विभोज्योतक के द्वारा बनी कोशिकाएं, इनका क्या होता है? तो ये विभोज्योतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हो, डायग्राम से ही समझो,
ये जो आप देख रहे हो शीर्षस्थ विभोज्योतक, तो ये विभाजित होते रहेंगे और ये तना जो है बढ़ता रहेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब विभोज्योतक में वृद्धि होना रुक जाएगा, है ना, और ये अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देंगे। तो फिर इसके बाद जो स्थायी ऊतक है उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे ही विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, विभोज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। आप यहाँ पर तने का सेक्शन कार्ड देख रहे हैं, मतलब सेक्शन या कार्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये तने का काट है। तो ये क्या क्या भाग देख रहे हैं इसका? ये बाहरी लेयर जो है एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको रेड कलर में वो कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस आएगा उसके बाद। ठीक है, फिर ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको यही पेरीसाइकल कहलाता है। फिर ये ब्लैक भाग फ्लोएम है, फिर ये वाला भाग कैम्बियम, फिर इसको मज्जा किरण या मेडुलरी रे बोला जाता है। ठीक है, फिर ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है यही जाइलम है। ओके, फिर ये बीच का खाली स्थान जो है पीथ कहलाता है। ठीक, फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो वर्टिकल काट है और ये ठीक, तो यहाँ पर ये बाहरी लेयर दिख रहा है ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। फिर ये क्या है? तो ये म्यूसिलेजिनस कैनाल है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कैनाल ये आपको दिख रहा है ये ट्राइकोम कहलाता है। फिर ये जो भाग दिख रहा है ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम और ये संवहन बंडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप डायग्राम भी देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। 6.2 का 2 का फर्स्ट है सरल स्थायी ऊतक। हम स्थायी ऊतक पढ़ रहे थे, अब उसके अंदर में हमको पढ़ना है सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? पैरेन्काइमा। और ये जो सरल स्थायी ऊतक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पैरेन्काइमा, है ना। तो आधारी पैकिंग का जो निर्माण करते हैं सबसे ऊपरी परत, तो उन्हें क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। ठीक है, और जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है और यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, और इसकी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं क्या होती हैं? तो ये जीवित होती हैं। ठीक है, और ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। और ये ऊतक पौधों की को क्या प्रदान करते हैं? तो सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या कार्य करते हैं? तो ये भंडारण का कार्य करते हैं। मतलब इसका मुख्य कार्य क्या है? भंडारण ही है। और कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ओके, और कई स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा मतलब हरित ऊतक कहा जाता है। क्लोरेन मतलब हरित ऊतक, ठीक है, कहा जाता है। और जली पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती हैं, गुहिकाएँ बोला जाता है जिनको, जो पौधों को तैरने के लिए क्या देता है? उत्प्लावन बल प्रदान करता है। और इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एरेन्काइमा। तनों और जड़ों के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थों और जल का भी संग्रह करती हैं। ठीक, पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक जिसको कोलेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कोलेन्काइमा। इसी के कारण क्या होता है? लचीलेपन का गुण होता है पौधों में। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो पौधों की जो कोमल टहनियाँ होती हैं, है ना, जिसको हम ऐसे मोड़ें तो मुड़ जाती है, तो उनमें कौन सी
स्थायी ऊतक होती हैं, सरल स्थायी ऊतक, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये पौधों को लचीलापन, है ना, लचीलापन प्रदान करता है। और कोलेनकाइमा के कारण ही मतलब पौधों में लचक होती है, ठीक है। और ये पौधों के किन किन भागों में पाए जाते हैं, तो पत्ती में और तना में, है ना। और इसमें ये बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, ठीक है। और ये पौधों को क्या प्रदान करता है, तो यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। और हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे कहाँ पा सकते हैं, पर्णवृंत में पा सकते हैं, ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। हम साथ साथ डायग्राम अगर देखते जाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए डायग्राम आगे देखेंगे। आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको। कोलेनकाइमा जो ऊतक हैं, इनके बीच, कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जैसे कि पैरेन्काइमा में देखा हमने कि उसके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान अधिक होते हैं और यहाँ पर कम होते हैं, किसमें, कोलेनकाइमा में, ठीक है। तो इसी तरह एक और ऊतक जो है वो क्या कहलाता है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। ओके, हमने नारियल के जो रेशे युक्त जो छिलके देखे हैं वो किससे बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है, ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ओके। और ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। किसके कारण, लिग्निन के कारण, ठीक है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो भित्तियां हैं वो प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस अब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये ऊतक तने में संवहन बंडल के बीच में, मतलब उसके समीप पास में, पत्तियों की शिराओं और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और ये पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, मजबूती प्रदान करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, ठीक है, जो कि रक्षा का कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं पौधों में कि उसकी जो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है वो किससे बनी, क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। हमने यहाँ पे देखा, ये क्या है, एपिडर्मिस। बाहरी सतह किससे बनी हुई, एपिडर्मिस से। तो सूखे स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है और यह जल की हानि कम करके पादपों की, मतलब पेड़ पौधों की रक्षा करती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, ठीक है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। डर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है और यह जल की हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, रक्षा का कार्य करती है ना। तो डर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर क्या बनाती है, मोम जैसी जलरोधी संरचना बनाती है, ठीक है। किस लिए, तो परजीवी और कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा के लिए। और क्योंकि इसका कार्य रक्षा करना है, इसलिए इसकी कोशिकाएं बिना किसी की अंतराकोशिकीय स्थान के परत बनाती हैं, ठीक है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः इसकी बाह्य और पार्श्व भित्तियां उसकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं, ठीक है। पत्ती की एपिडर्मिस में स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, ठीक है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को
दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में पानी का निकलना, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। ठीक है। इसमें दो रक्षी कोशिकाएं होती हैं और गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। चलिए अब देखते हैं कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, जड़ों में जो एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पानी को सोखती हैं। साधारणतः उसमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, जिससे जड़ों की अवशोषण सतह बढ़ जाती है और उनको पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। और मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। ठीक है, क्या? क्यूटिन का लेप। तो ये एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है और यही क्या कहलाता है? क्यूटिन कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाहरी जो सुरक्षात्मक ऊतक हैं उनमें कुछ परिवर्तन होता है और एक दूसरे विभोजोतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। मतलब नया एपिडर्मिस आता जाएगा, है ना, और पुराना जो है बाहर की तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता जाएगा और बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं। क्या? छाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं और ये बिना अंतःकोश के स्थानों में व्यवस्थित होती हैं। इसकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है। क्या होता है? सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। मतलब उसकी सुरक्षा हवा और पानी से करता है। ठीक, फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सारे डायग्राम देखेंगे क्योंकि उधर तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा। तो ये आप देख रहे हो, ये किसका डायग्राम है? ये तो ये सरल ऊतकों के अलग अलग प्रकार हैं। ये क्या है? पैरेन्काइमा। आप देख रहे हो ये पैरेन्काइमा, इसके बीच में अंतराकोश की स्थान पाया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये उसका अनुप्रस्थ सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है और ये अनुदैर्घ्य काट है। ठीक है, तो इसमें ये देख रहे हो ये प्राथमिक भित्ति, कोशिका द्रव्य, ये जो ग्रीन देख रहे हो ये ग्रीन नहीं ब्लू कलर है, केंद्रक है। ये मध्य पटलिका है बीच की, ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको ये रसधानी है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये हरित लवक है और ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये ही अंतराकोश की स्थान है। ये कौन सी कोशिका ऊतक है? पैरेन्काइमा। ठीक है, सरल ऊतक। फिर यहाँ पर दूसरा डायग्राम आप देखिए, ये स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की ये अनुप्रस्थ काट और ये अनुदैर्घ्य काट। तो ये आप देख रहे हो ये भित्ति की मोटाई, ये केंद्रक, रसधानी, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये अंतःभित्ति जो ये आप देख रहे हो वही इधर भी है। तो ये प्रारंभिक कोशिका भित्ति, केंद्रक, रसधानी, हरित लवक, कोशिका द्रव्य और अंतराकोश की अवकाश। क्या है ये? कौन सी कोशिका है? स्क्लेरेन्काइमा। सॉरी, ये कोलेन्काइमा है। सॉरी, कोलेन्काइमा का डायग्राम है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा हम नीचे देखेंगे। ये देख रहे हो आप, ये स्क्लेरेन्काइमा। तो इसके बीच में ये छिद्र होता है, सरल छिद्र युग्मक। फिर ये संकीर्ण ल्यूमेन लिमित मोटी परत। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट और ये अनुदैर्घ्य काट। किसकी? स्क्लेरेन्काइमा की। एक बार और डायग्राम देख लीजिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसमें मतलब अंतराकोश की अवकाश नहीं पाया जाता।
फिर हमने पढ़ा स्टोमेटा, तो ये क्या किसका डायग्राम है, तो ये द्वार कोशिका तथा एपिडर्मिस की कोशिकाएं, ये जो दिख रहे हैं आपको ये एपिडर्मिस है और ये द्वार कोशिका है, ये इसके बीच में रक्षी कोशिकाएं हैं, यही स्टोमेटा है। ये जो दिख रहे हैं आपको ये स्टोमेटा है, ये एपिडर्मिस कोशिका और ये स्टोमेटा, यही रक्षी कोशिकाएं कहलाते हैं। ठीक है, ये रक्षी ऊतक मतलब किसी पौधे का बाहरी सतह जो उसका छाल वाली भाग होती है उसी का, फटी हुई एपिडर्मिस, छाल कोशिका और रक्षी ऊतक आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये डायग्राम भी हमने देख लिया। फ्रेंड्स, अब जटिल स्थायी ऊतक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल किया कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।